नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि का जो नियम था वो पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे, तो जो पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पहले देख लेगा पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे। तो उसके पहले हम लोग लिखने वाला, तो अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण संबंधित कुछ नियम कि वर्णों के जब उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय सावधानियां, उच्चारण के समय सावधानियां। तो जब हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इस समय सावधानियां किस प्रकार में बरतनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, पहले हम लोग वो देखेंगे कि शब्द हम लोग किस हिसाब से बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए उसे। जैसे हम लोग बहुत ही देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इन सभी का उच्चारण करके आप सभी लोग देखिए कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। ठीक है, इतना सारा सब, ठीक, ज्यादा नहीं, इतना ही में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग प्राय इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग देखेंगे हैं यहाँ पर इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं। स्कूल, इसका प्रयोग क्या करते हैं स्याही, और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं सने, और इसका स्लेट। ठीक, कुछ इस प्रकार हम लोग करते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग ई के रूप में किया जाता है और कुछ स के। कहने का मतलब यह है कि उच्चारण जो होगा वो ई का आएगा, लेकिन वो शब्द लिखा क्या रहेगा आधा स। देखिए किस प्रकार, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले ई आएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं स्कूल, तो वर्ड में क्या आ रहा है, बोलने के उच्चारण में ई आ रहा है। ठीक, उसके बाद स आ रहा है। देखिए स्कूल। ठीक, और यहाँ पर क्या आ रहा है स्याही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स के बाद स ही आ रहा है। इसका मतलब आधा स हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर स्नेह है, पहले ई का उच्चारण करते हैं, उसके बाद स का। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग स का। स्लेट होता है, स्लेट नहीं स्लेट। ठीक, तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कहाँ पर ई का प्रयोग करते हैं उच्चारण के समय, कहाँ पर स का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर ई का ध्वनि आता है, कहाँ पर स का। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, यदि ये लिख लीजिए स के बाद आधा स लिखा हुआ है। स के बाद यदि स के बाद क से म तक का व्यंजन, ठीक, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, अगर ये क से म तक आएगा स के बाद, ठीक, तो वो स्पर्शी व्यंजन होगा। ठीक, या तो फिर उसको स्पर्शी व्यंजन भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त प। ठीक, ये पांचों वर्ग के जो होते हैं वर्ड वो क्या होते हैं यही है। ठीक है, क से म तक ये लास्ट है। ठीक है, तो इसमें जब स के बाद कोई भी अक्षर यहाँ से आ जाए तो उसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो वो हम लोग पहले उसका ध्वनि क्या आएगा ई, फिर उसके बाद स, इस प्रकार से ध्वनि निकलेगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे में देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखे थे पहला शब्द स्कूल। अब देखिए ये क्या है आधा स। ठीक, ये हमारा आधा स था, और इसके बाद क आया। देखिए क से म तक। ठीक, इसके बीच में कोई भी वर्ड हो, ये नहीं कि क म, क से लेकर म तक इसके बीच में कोई भी वर्ड आ जाए। ठीक है, और उसके पहले आधा स आ जाए, तो इसका उच्चारण करते समय हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ई का साउंड करेंगे, फिर उसके बाद फिर स का। तो इसको बोलते क्या है स्कूल। इसी प्रकार देखिए ये
शब्द क्या लिखा है? स्नेह। पहले ई उच्चारण करेंगे, फिर आदर्श, फिर नेह, स्नेह। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं? यदि स के बाद फिर यही पर रहेगा, स के बाद अगर क्या आएगा हम लोग वो देख लेते हैं। यदि स के बाद य से लेकर क्या ह तक, इसके बीच में अर्थात क्या आना चाहिए? ये क्या है? अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। अंतस्थ, ठीक, और उष्ण। ये अंतस्थ और उष्ण व्यंजन का कोई भी वर्ड हो, अगर वो स के बाद आता है तो हम लोग स का उच्चारण, स का ध्वनि सही निकालेंगे, सही होगा। ठीक, स का ध्वनि सही होगा। अब देखिए जिस प्रकार हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए कुछ हम लोग ये लिखते हैं यह। ठीक, तो ये यह जो है, ये देखिए यहाँ से यह क्या है? अंतस्थ, य र ल व, और स ह वो क्या है? उष्ण। तो देखिए यहाँ पर जो स है इसका प्रयोग हम लोग सही के रूप में कर रहे हैं। कैसे? देखिए स्याही, हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्याही। इस स्याही नहीं बोल रहे, स्याही। ठीक, और इसी प्रकार से और भी शब्द हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि और कुछ भी लिख लीजिए, जैसे स्लेट। ठीक, तो ये क्या है? स्लेट बोलेंगे, स्लेट, तो इसको बोलेंगे स्लेट, स्लेट। ठीक, ये स का ही ध्वनि हम लोग को निकालना है यहाँ पर, स्लेट। ये सब हमारी सावधानियां हैं। ठीक, और फिर ये बोलते हैं स्लीप। ठीक, स्लीप। ठीक, स्लाइस। तो कुछ इस तरह से जो हमारे शब्द हैं वो क्या है कि उनका उच्चारण करते समय कुछ किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का अ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बहुत वर्डों में बहुत लोग क्या करते हैं? अ का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा गलती करते हैं, स्नान बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? स्नान, वो जो कि टोटली गलत है। स्नान नहीं बोलेंगे उच्चारण के समय, इसके उच्चारण के समय बोलेंगे स्नान। ई का ध्वनि हम लोग का आना चाहिए। यहाँ पर बहुत गलतियां करते हैं उच्चारण संबंधित, तो आज से आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे और उसमें देखेंगे कुछ मूर्धन्य उच्चारण स्थान पर कुछ लोग मूर्धन्य प्रयोग करते हैं। मूर्धन्य में किन वर्णों का प्रयोग करते हैं? तो वहां पर हम देखते हैं ड और ड, ड, ड। तो उनका प्रयोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे आज। देखिए एक ड हम लोग इस तरह लिखते हैं, पहले दोनों इसी तरह लिख देते हैं। ठीक, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, ये दोनों वर्ड से आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। ठीक है, प्रयोग हम लोग करते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं होता कि वो किस रूप में हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसी से दो उच्छिष्ट व्यंजन बनाए गए, नवीन विकसित वर्ड। वो क्या बनाया गया? इसी के नीचे बिंदी लगा दिया गया और इसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। अब उच्छिष्ट व्यंजन है ये, और ये क्या है हमारा? तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर इसका प्रयोग हम लोग मूर्धन्य के रूप में करते हैं, मूर्धा के रूप में। ठीक, तो इनका प्रयोग हम शब्दों में किस प्रकार करते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो किस प्रकार करते हैं हम इसका प्रयोग? तो देखिए, यदि हम लोग एक शब्द लिख दे रहे डरना। ठीक, पहले समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक शब्द लिखा क्या? डरना। अब डरना यहाँ पर देखिए ये ड है और ये क्या है? अड़। इसका प्रयोग हम लोग अड़ के रूप में करते हैं। ठीक है, एक अड़ा ये, एक अड़ा ये, एक अड़ा ये, तीन अड़ा होते हैं। ठीक है,
तो ये भी क्या है, अड़ा ही है। ठीक, इसका साउंड हम लोग अड़ा के रूप में करते हैं। अब देखिए किस प्रकार हम लोग अड़ा के रूप में करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं पे ड लिखते हैं कि पेड़ ड, बिंदी लगाते हैं नीचे लगाते हैं। तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, पेड़। अब देखिए एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, पर ड लिखते हैं कि पढ़ना, पढ़ना। अड़ा बोलते हैं ना, पढ़ना, पढ़ना नहीं बोलते, पढ़ना। ठीक, तो ये सब गलतियां हम लोग करते रहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पहले ये और इस ड में क्या अंतर है। तो ये ड जो है ये प्रयोग होता है लगभग जैसे कि जो हिंदी में प्रयोग होता है भाषाएं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन सभी में लगभग और भी भाषाओं में इसका प्रयोग होता है इस ड का। लेकिन ये जो ड बना है, ये वाला अड़ा वाला जो हिंदी ये बेसिकली हिंदी के लिए ही बनाया गया था। तो ये हिंदी वर्णमाला में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग केवल और केवल हिंदी में, किसमें होता है, हिंदी में। ठीक, केवल हिंदी में। अब देखिए जैसे कि ये क्या हो गया, ये हमारा, अब मान सकते हैं इसको संस्कृत का वर्ड है। ठीक, अब जैसे अंग्रेजी का वर्ड हो गया रोड, रोड नहीं बोलते हैं हम लोग, रोड बोलते हैं। ठीक, गड्ढा। ठीक, कुछ इस तरह। तो हम लोग ये सब जो लिखते हैं ये सब ये ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा और इसमें एक चीज हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इस ड का प्रयोग हम लोग हमेशा शब्द में पहले करते हैं, पहले वर्ड के रूप में। जैसे देखिए डरना, ये क्या है, पहले वर्ड के रूप में आया है ना। जैसे वो लिख सकते हैं डमरू, ये भी पहले वर्ड में आया है ड। तो ये क्या है, तो ये पहले आया है, तो इसको हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि ये हिंदी का वर्ड है, एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द अगर बीच में आ गया, अगर ये शब्द ये वर्ड अगर बीच में आ गया, तो ये हिंदी का ना रहकर क्या होता है, संस्कृत का वर्ड बन जाता है। जैसे लीडर। ठीक, अगर ये वर्ड बीच में आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि ये 90% क्या है, संस्कृत का ही वर्ड होगा, लीडर। ड बीच में आ गया। और ये जो ड, ये जो अड़ा होता है, इसका प्रयोग हम लोग, अड़ा जो होता है इसका प्रयोग हमेशा बीच में ही करते हैं। मतलब बीच में करने का अर्थ है कि पहले वर्ड के स्थान पर ये नहीं रहेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं पेड़, लिखते हैं लड़ाई, लिखे, तो ये क्या है, हमेशा बीच में ही आएगा। कहने का अर्थ है कि पहले वर्ड के स्थान पर ये नहीं आएगा। और सेम इसी तरह इसका भी प्रयोग होता है। इसका जैसे समझ लीजिए ये नहीं, ढक्कन होता है ना, हम लोग इसको ढक्कन ड बोलते हैं। तो ये ढक्कन और ये अड़ा, इनका प्रयोग सेम इसी तरह होता है। जैसे देखिए ये शब्द जो पहले है ये पहले आता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ढक्कन। ठीक, तो ये हमेशा पहले आएगा, ये ड क्या है, पहले आएगा। अगर ये बीच में आ गया तो वो क्या है, संस्कृत का वर्ड हो जाएगा, संस्कृत का शब्द हो जाएगा। अगर ये अगर बीच में आया तो वो हमेशा क्या रहेगा, हिंदी का ही शब्द होगा। जैसे पढ़ना, क्या हो गया, ये बीच में आ गया ना, तो ये संस्कृत का ही वर्ड, ये हिंदी का वर्ड होगा। तो कहने का मतलब ये जो उच्चित व्यंजन है हमारा, वो केवल और केवल हिंदी में ही प्रयोग होता है। ठीक है, कोई ये ना समझे कि इसको क्या है, कोई संस्कृत में लगा देगा, कहीं पुर्तगाली में, तो वो क्या है, वो शब्द गलत हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली आज का एक टॉपिक है क्या, कि हम लोग शब्दों को शुद्ध किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आज ये देख लिया हम लोगों ने। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे
तो इसके आगे हम लोग देखते क्या है कि अनुस्वार का प्रयोग देखेंगे, पंचमाक्षर का प्रयोग देख लेते हैं, और फिर उसके बाद चंद्र बिंदु का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे चंद्र बिंदु, अनुस्वार, पंचमाक्षर का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है। तो डाल लीजिए हेडिंग अनुस्वार, पंचमाक्षर, ऐसे तो ये होना चाहिए था पंचमाक्षर, और फिर उसके बाद वह चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो पहले मैं चंद्र बिंदु को बता देता हूँ, फिर उसके बाद इन दोनों को बताता हूँ। तो पहले देखिए चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग जो करते हैं दो रूप से करते हैं, एक शिरोरेखा के ऊपर और एक शिरोरेखा के नीचे वाली मात्राओं के साथ। अब ये कैसे मात्राओं के साथ किस रूप में लगता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा के साथ, ऊपर वाली मात्रा के साथ किस रूप में लगेगा। तो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा, तो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा क्या होता है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जैसे देख लेते हैं एक ए, ओ और औ, कुछ इस रूप में हम लोग करते हैं शिरोरेखा के ऊपर वाले में। जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं तो जैसे लिखते हैं जैसे क्यों, ठीक। तो ये शिरोरेखा के ऊपर हो गया, ठीक। तो जब ये शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा हो गई तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग लगाते हैं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ठीक। चंद्र बिंदु कैसा होता है, ये अनुस्वार की तरह, ठीक। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, ठीक, मैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नहीं, कहीं, ठीक। तो इन सब, जैसे ये हमारे शब्द है, तो इनमें क्या है, चंद्र बिंदु क्या है, बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में लग रहा है। अब क्या है, एक चांद बिंदु होता है, जो चंद्र बिंदु क्या है, वो अनुस्वार के रूप में नहीं लगेगा, वो पूरा पूरा चंद्र बिंदु के रूप में लगेगा। उसका क्या है, ये सिंबल। तो वो किसके साथ लगता है, तो वो शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा के साथ। तो क्या रहेगा, सबसे में रहेगा नीचे वाली मात्रा के साथ, शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा के साथ, ठीक, नीचे वाली मात्रा के साथ। शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा क्या होता है, ठीक। इसमें और भी मात्राएं हो जाएंगी, जैसे कि ये मैंने छोड़ दिया था, ये, ठीक, ये ई, ये भी रहेगा। जैसे आ, ठीक, फिर उसके बाद उ, फिर उ, फिर ऋषि। तो इन सब मात्राओं के साथ क्या लगेगा, तो चंद्र बिंदु। तो इन सब मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु लगेगा। तो वो शब्द हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं आंख, लिखते हैं कि नहीं, मुंह, तो इस पर क्या है, चंद्र। तो ये सब क्या है, देखिए ये जो हम लोग का रेखा क्या है, नीचे है ये वाला, ये वाला है, ठीक। इसको इस तरह, ठीक, ठीक। तो इस तरह से, ठीक। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा रहेगी तो क्या लगेगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। और जब शिरोरेखा के ऊपर रहेगी तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो अनुस्वार के रूप में करते हैं। ये चीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अनुस्वार का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आज देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग, पंचमाक्षर का प्रयोग, और देख लेते हैं तो हम लोग देखते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार का प्रयोग कब होता है,
तो जैसे हम लोग कोई लिख दिए शब्द, जैसे हम लोग लिख दिए कंचना, ठीक, कंचना मूवी देखे होंगे, बहुत लोग कंचना मूवी भी देखे होंगे, कॉमेडियन मूवी, अवतार दोनों है। तो इसमें देखिए कंचना जो है ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख किस तरह से सकते हैं, तो इसको लिखने का प्रयोग देखिए, ये कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कहाँ से है, तो यही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये पढ़ना हमें किस रूप में, जैसे देखिए यहाँ पर च लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसे ये पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क ख ग घ अंग, तो ये क्या है हमारा पहला वर्ग का पहला पंचमाक्षर, ठीक। फिर उसके बाद च छ ज झ ञ, फिर ट वर्ग लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक। फिर त थ द ध द म, ठीक। तो ये सब हम लोग लिखेंगे 5 पंचमाक्षर, ठीक। पंचमाक्षर में क्या रहेगा, ये हो गया, अंग हो गया, अड़ा हो गया, न और म, त थ द ध न, ये हो गया, प फ ब भ भ म, ठीक, ये हो गया। तो हम लोग ये देखेंगे पंचमाक्षर, इन 5 को हम लोग कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है च, तो च के पहले क्या है अनुस्वार। अब इस अनुस्वार को हम लोग पंचमाक्षर के रूप में कब प्रयोग करेंगे, तो कब प्रयोग करेंगे, जब क से लेकर म तक हमारे वर्ड होंगे, कहाँ पर होंगे, जस्ट इस अनुस्वार के बाद। अगर अनुस्वार के बाद स्पर्शी व्यंजन होगा तो क्या वो अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित होने का मतलब ये है कि इसका देखिए क वर्ग का ये च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है इ, तो ये क्या है अनुस्वार अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। अब जैसे देखिए गंगा, लिखने का तरीका देखिए, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, गंगा। अब देखिए इसको गंगा हम लोग इस तरह लिखे हैं। अब जब ये अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये अनुस्वार के जस्ट बाद क्या है स्पर्शी व्यंजन है, तो ये क्या अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा। अगर अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा तो ये किस तरह लिखा जाएगा, ये नीचे मैंने हलांत इसलिए लगाया क्योंकि ये व्यंजन जो पंचमाक्षर होता है वो क्या है ऊपर है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये आधा है, ठीक है। तो गंगा, ठीक, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ठीक है, लेकिन पूर्णतः शुद्ध यही शब्द होता है गंगा, ठीक। अब यहाँ पर ये नहीं लगा देगा कोई, गंगा आ रहा है ना तो गंगा लगा दे, ये गंगा गलत है, ठीक है। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं पंचांग, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक, पंचांग। देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको क्या है, इसका अनुस्वार के जस्ट बाद वाला चवर का है, चवर का पंचमाक्षर क्या होता है ञ, तो देखिए हम लोग किस तरह लिखते हैं, ञ को आधा इस तरह लिख सकते हैं पंचांग। और देखिए ये अंग, ये देखिए ना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं नहीं, ये ग है, ये ग के लास्ट अक्षर या पंचमाक्षर कौन है, तो वो है आपका अंग, पंचांग, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये शुद्ध है, ठीक। तो हम लोग लिखने का तरीका सीख चुके हैं किस तरह से है। अब अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के ही रूप में रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो कब परिवर्तित नहीं होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो अनुस्वार और संस्कृत में मनुस्वार, ठीक है। जब हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे जब संधि, तो वहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मनुस्वार क्या होता है, उसका म के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि वो मनुस्वार क्या होता है, उसका जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो वो क्या है कुछ म का उच्चारण देगा। जैसे देखिए, जैसे हम लोग संयम बोलते हैं, संयम, ठीक। अब कहेंगे कि यहाँ पर अनुस्वार तो आया है, अनुस्वार के बाद क्या है स्पर्शी व्यंजन नहीं है, क से म तक यहाँ पर वर्ण नहीं है, तब क्या करेंगे इस अनुस्वार का,
तो इस अनुस्वार का तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जस का तस लिखा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के साथ अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे देखिए संवाद, एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं संयम, तो ये कुछ म का उच्चारण साउंड लिए रहता है, ये अनुस्वार ही होता है। ये म का क्या देता है, तो उच्चारण हम लोग को म का देता है, संवाद। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे यही पर रहने देते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे संधि। तो संधि में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए संधि हो गया। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो संधि जब पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या प्रसन्नता होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं दीर्घ संधि, ये हमारा स्वर संधि है, स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि। तो जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सूत्र लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ। ठीक, तो अका सवर्णे दीर्घ, तो यहाँ हमें इस सूत्र का मतलब ही नहीं पता चलता कि ये सूत्र किस प्रकार लिखा गया है या क्यों लिखा गया है। तो देखिए ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं संधि और यहाँ पर सूत्र लिखा रहता है, ये तो पहले संस्कृत में ही था, इसको हिंदी में हम लोगों ने बाद में पढ़ना शुरू किया। तो ये सूत्र जो है अभी भी संस्कृत ही है। तो ये एक माहेश्वरी सूत्र होता है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र होता है। और ये जो माहेश्वरी सूत्र है इनकी संख्या 14 होती है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी लेता है पेपर में, सी टेट और पीजीटी टीटी, इन सब प्रश्न यहाँ पर ये सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और कंपटीशन में एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि माहेश्वरी सूत्र की संख्या, यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है। या त्रिमुनि जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन से हैं, तो ये सब हम लोग माहेश्वरी सूत्र में पढ़ेंगे। और संधि पढ़ने से पहले हम लोग माहेश्वरी सूत्र को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेना हमें अति आवश्यक है। क्योंकि ये जो है, ये जो सूत्र है उसको जब मैं प्रत्याहार, ये अका जो है प्रत्याहार है, और जब मैं इसको खोल कर बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ संधि में। तो इसको जानने के लिए हम लोग माहेश्वरी सूत्र को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये है संस्कृत का लेकिन हमें इसे जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोग माहेश्वरी सूत्र इसके बाद पढ़ लेंगे और इसके बाद ही संधि का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार।